हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, 30 प्रश्नों को कराया गया था। अब देखिए यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न दिया गया है। अवधारणाएं दी गई हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा है, ऐच्छिक समूह की अवधारणा है, प्रत्यक्षवाद और भूमिका ग्रहण यहाँ पर दिए गए हैं। ये अवधारणाएं किसकी हो जाएगी? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? और अभी जल्दी ही क्लासेस भी एक क्लास हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं कराई गई थी, 250 से ज़्यादा। उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। ऐच्छिक समूह की बात की जाए तो यहाँ पर सैडरसन हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद की बात की जाए तो अगस्त कॉम्ट, और भूमिका ग्रहण की बात की जाए तो यह अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? पार्सन्स, टॉयनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास होगा। एम.एन. श्रीनिवास आते हैं यहाँ पर तो इनकी अवधारणाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आइए उन पर कुछ बातें कर लेते हैं, कौन कौन से अवधारणाएं हैं। जैसे कि सबसे सर्वप्रमुख जो अवधारणा है वो संस्कृतिकरण की है। ठीक है, इसके अलावा आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण हो गया, आधुनिकीकरण की अवधारणा हो गई, पश्चिमीकरण की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा है, और एकता एवं फैलाव की अवधारणा, एकता एवं फैलाव की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इन अवधारणाओं को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, समाजीकरण होता है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन प्रयत्न, विभिन्न अंतरालों में समाजीकरण होता है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण जीवन प्रयत्न होता है। ठीक है, व्यक्ति के पूरे जीवन भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब समाजीकरण की बात की जाए तो समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जीवन प्रयत्न चलती है, चूंकि सीखने की प्रक्रिया है जीवन प्रयत्न चलेगी। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा? गतिशील प्रक्रिया है, निरंतरता इसमें पाई जाती है। प्रारंभिक जो अवस्था है इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। प्रारंभिक जो अवस्था है वो क्या है? बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो याद रखेंगे बाल्यावस्था से किशोरावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ठीक है,
और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है, बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है, उस समाज के मानक मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। दूसरे समाज के मानक मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण नहीं कहलाती है। जिसका व्यक्ति या बच्चा सदस्य है, जिस समाज में रहता है, उस समाज के मानक मूल्य मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इसे ध्यान में रखिएगा। और समाजीकरण से संबंधित जॉनसन की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। जॉनसन ने कहा है कि सभी प्रकार का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार को सीखना ही, या ध्यान रखिएगा, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। इस तरीके से किसने समाजीकरण को परिभाषित किया है? जॉनसन ने किया है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह मूल्यों को प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह के मूल्यों को आत्मसात करता है वह कहलाता है आत्मसातकरण, समाकलन, समाजीकरण, समंजन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह के मूल्यों को आत्मसात करता है उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एंड बेली जैसे पर्यवेक्षक ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से है एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था, एक प्रतियोगी व्यवस्था, प्रतियोगी एवं गैर प्रतियोगी दोनों व्यवस्था है, ना तो प्रतियोगी और ना ही गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जातीय प्रथा या जातीय व्यवस्था की बात की जाए तो इस पर सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया गया है वो घुरिये द्वारा किया गया है। किस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले कास्ट सिस्टम की बात की? तो पुस्तक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का वर्णन किया है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, एस.सी. दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण हैं, शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी, एकांतवास एवं पृथकवास, औपचारिक पूजा एवं कर्मकांड, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एस.सी. दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण कौन से हैं? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, उन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि है द कमार। ठीक है, द कमार है, और कमार जनजाति पर सबसे पहले एस.सी. दुबे ने ही अध्ययन किया था, इसे भी याद रखिएगा। एन इंडियन विलेज। ठीक है, एन इंडियन विलेज ये हो जाएगी। इसके अलावा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी इंडियन सोसाइटीज। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं एस.सी. दुबे की, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। कमार जनजाति पर सबसे पहला अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुल परंपरा। ठीक है, एक अवधारणा है इनकी बहुल परंपरा की और प्रभु व्यक्ति की। ये 2 अवधारणाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रभु व्यक्ति और बहुल परंपरा की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मावाद, सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। जादू, पूर्वज पूजा, आत्मावाद, सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
सोशल कंट्रोल हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। और सामाजिक नियंत्रण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए गए हैं, सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। वहां से सारे कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। अब सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, वर्णन किया है, वो E.A. रॉस द्वारा किया गया है। E.A. रॉस ने किया है सोशल कंट्रोल का। किस पुस्तक में किया है? तो पुस्तक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है। और ये कब आती है? 1901 में आती है। याद रखिएगा, सोशल कंट्रोल किसकी है? रॉस की है। सामाजिक नियंत्रण, इस अवधारणा के जनक कौन है? रॉस है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण पर अध्ययन और इसका वर्णन किसने किया है? E.A. रॉस ने ही किया है। और सामाजिक नियंत्रण के बारे में इनका क्या कहना है कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से समूह व्यक्तियों को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। ऐसी शक्तियों को ही हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? धर्म, श्रेणी, जाति, लिंग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? धर्म होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर द्वंद्वात्मक सिद्धांत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्वात्मक हो जाएगा यहाँ पर, द्वंद्वात्मक सिद्धांत बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए तो कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया गया है और वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैकेवर की बात आती है, तो मैकेवर ने क्या कहा है सामाजिक परिवर्तन के बारे में? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किसने कहा है? मैकेवर ने कहा है। डॉसन एंड गेटिस, डॉसन एंड गेटिस हैं, इनका क्या कहना है? इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये डॉसन एंड गेटिस का कहना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैरिल एंड एल्ड्रिज, मैरिल एंड एल्ड्रिज हैं, इन्होंने क्या कहा है? मानवीय क्रियाओं में होने वाला जो परिवर्तन है, ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात किसने की है? मैरिल एल्ड्रिज ने की है। मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैरिल एंड एल्ड्रिज मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। डॉसन एंड गेटिस सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के को ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है, मैकेवर ने। ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म और त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा?
यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। इन्होंने समाज के उद्विकास का, ये उद्विकास इस तरीके से समाज का उद्विकासी क्रम में जो विकास हुआ है उसकी बात की है। स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार भी बताए हैं, सैनिक या शिकारीय समाज। सैनिक या शिकारीय समाज, जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप जो बोला जा रहा है उसे ही लिखें, सैनिक या शिकारी समाज। दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये दो प्रकार समाज के हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए हैं। मॉर्गन की बात की जाए, ठीक है, मॉर्गन की बात की जाए तो इन्होंने समाज का जो उद्विकासीय क्रम है वो 3 बताया। समाज का जो विकास हुआ है वो उद्विकासीय क्रम में हुआ है। 3 अवस्थाएं बताई हैं समाज की। पहला आदिम समाज, दूसरा क्या हो जाएगा, बर्बर, आपने देखा होगा जंगली बर्बर या आदिम बर्बर, और सभ्य समाज। ठीक है, ये मॉर्गन द्वारा बताए गए हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? बोगार्डस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित जो अध्ययन है वो सोरोकिन द्वारा किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम सोशल मोबिलिटी है। इसी पुस्तक में इन्होंने किया है। 1927 में ये पुस्तक आती है, सोशल मोबिलिटी। इस पुस्तक में ही सामाजिक गतिशीलता का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं सामाजिक गतिशीलता का। जो पहला है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, पहला है क्षैतिज या समस्तरीय। क्षैतिज या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्थान जो है, ठीक है, प्लेस, स्थान में परिवर्तन होता है। स्थान में जो एक सेकेंड, स्थान में परिवर्तन होता है, लेकिन जो पद है, स्टेटस है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। क्षैतिज या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसके पद में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक श्रमिक है, एक कारखाने में काम कर रहा है और एक कारखाने को छोड़कर वो दूसरे जो है, दूसरे शहर जाकर जो है या दूसरे जिले में जाकर दूसरे कारखाने में काम कर ले, तो स्थान में तो परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन उसका जो पद है वो वही है, श्रमिक का। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन, जो ऐसी गतिशीलता उसे क्षैतिज या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। और जो दूसरा सोरोकिन ने प्रकार बताया है वो है उद्रक या रैखिक, उद्रक या रैखिक गतिशीलता का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो स्थान है, ठीक है, स्थान में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और जो पद है, पद में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे गतिशीलता में व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन हो जरूरी भी नहीं है, और हो भी सकता है और जरूरी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हो मतलब जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्षैतिज में क्या था, स्थान में परिवर्तन होता था, पद में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं था। जो उद्रक या रैखिक गतिशीलता है उसमें व्यक्ति के पद में परिवर्तन हो रहा है, स्थान या उसके जो स्थान है उसमें परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सोरोकिन ने इसके भी 2 प्रकार बताए हैं। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता, यानी कि इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर व्यक्ति गमन करता है, जैसे कि क्लर्क है वो शिक्षक बन रहा है। और दूसरा अधोगामी है, अधोगामी में परिवर्तन जो होता है वो नीचे की ओर होता है, जैसे कि नौकरी से सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो उद्रक या रैखिक गतिशीलता के भी 2 प्रकार बताए हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। याद रखिएगा, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ये 2 गतिशीलता इसके अंतर्गत आएंगी। चलिए एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर। यहां पर सही क्या होगा, सोरोकिन होगा, बी यहां पर सही होगा।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा? स्टीवर्ड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? नगरीय, अपनगरीय, अर्धग्रामीण और ग्रामीण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवारवाद इनमें से किस समाज की मूलभूत विशेषता मानी जाती है? ग्रामीण की। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? लीच, वाइजर, लेविस, दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसका कहना है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में मदद करती है? ये यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया है? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? जजमानी व्यवस्था, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। यहां पर सही क्या होगा? जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो यह जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये, और इसमें कई जातियों के बीच में समझौता होता है जिसके माध्यम से वे लोग अपनी जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो जजमानी व्यवस्था है या जजमानी प्रथा है जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, और इसमें कई जातियों के बीच में समझौता होता है जिसके माध्यम से लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे आप, वस्तुएं व सेवाएं जो लेती हैं, वस्तुएं सेवाएं लेने वाले को हम क्या कहते हैं? जजमान कहते हैं। और वस्तुएं एवं सेवाएं देने वाले को हम क्या कहते हैं? कमीन। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर वाइजर होगा, बी यहां पर सही होगा। और वाइजर का करीमपुर, ठीक है, करीमपुर है उत्तर प्रदेश का करीमपुर गांव, वहां पर अध्ययन करके इन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी। सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात या जजमानी व्यवस्था का अध्ययन वाइजर द्वारा ही किया गया है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा है, और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा है? प्रकार्यात्मक संस्था कहा है। ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था कहा गया है जजमानी व्यवस्था को वाइजर द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं। प्रिमिटिव कल्चर है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी है। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर है, कल्चर एंड सोसाइटी यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? प्रिमिटिव कल्चर देखिए किसकी है? टाइलर की है। ठीक है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की हो जाएगी। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये हो जाएगी रॉबर्ट रेडफील्ड की। इस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। एंड बचती है कल्चर एंड सोसाइटी, तो ये हो जाएगी मैरेल एंड एल्ड्रिस की। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा पूछी जा रही है, किसने दी? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्डियो, लेविस्ट्रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहां पर सही क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसकी है? बोर्डियो की है। बोर्डियो का ये कॉन्सेप्ट है। बी ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। और इसके अलावा सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनरुत्पादन, याद रखिएगा, सामाजिक पुनरुत्पादन और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो भी बोर्डियो द्वारा दी गई है। और इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए संपत्ति यानी कि पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। पूंजी के प्रकार, कितने तरह की पूंजी के प्रकार बात की है? 4। पहली क्या हो जाएगी? पूंजी कहें या आप संपत्ति कहें, बात एक ही है, आर्थिक पूंजी। दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी।
ठीक है, दूसरा सामाजिक पूंजी, तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी, चौथा हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, तो ये प्रकार चार संपत्ति या पूंजी के बोर्डियो द्वारा बताए गए हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनरुत्पादन की अवधारणा भी बोर्डियो ने दी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? विकल्प में एलन रॉस, एम एस गोरे, आईपी देसाई, इरावती कार्वे दिए गए हैं। यहां पर सही क्या होगा? इनमें से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? सही यहां पर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? इरावती कार्वे होगा। इरावती कार्वे, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था। जाति विस्तारित नातेदारी समूह है, यह किसका कहना है? इरावती कार्वे का कहना है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जाति व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। ठीक है, एक तो यहां पर अंतर्विवाह हो जाएगा और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय हो जाएगा। ये जो दो विशेषताएं हैं जाति व्यवस्था की, वो इरावती कार्वे द्वारा बताई गई हैं। इनकी बुक्स हैं दो इंपॉर्टेंट। पहली तो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, और इसके अलावा हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और हिंदू सोसाइटी, ये दो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा? जीपी मर्डॉक, मॉर्गन ब्रिफोर्ड, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है? मर्डॉक, मॉर्गन ब्रिफोर्ड, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? जीपी मर्डॉक हो जाएगा। जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने सार्वभौमिक मानवीय समूह परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था। याद आ रहा है? परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये किसका कहना था? मर्डॉक का कहना था। और याद रखिएगा परिवार कौन सा था? नाभिकीय परिवार था। इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और वहां पर पाया था, उन सभी समाजों में परिवार नाम की संस्था को इन्होंने पाया था। इस आधार पर उन्होंने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। याद रखेंगे सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? जीपी मर्डॉक की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाने को माना? संयुक्त परिवार का विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण है, यह किसका कहना है? बोटोमोर, के एम कपाड़िया, डॉक्टर पार्निकर, ए एम शाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फैमिली इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर पार्निकर होंगे राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कपाड़िया की बात की जाए तो इन्होंने गुजरात के सूरत के नवसारी, गुजरात के सूरत के नवसारी नगर पर अध्ययन किया था और ये 1955 में इनका अध्ययन रहा है। अध्ययन से संबंधित भी पूछा जाता है कि किसका सूरत के नवसारी नगर पर अध्ययन रहा है। ठीक है, तो गुजरात के सूरत के नवसारी नगर पर अध्ययन कपाड़िया का रहा है जो कि 1955 में रहा है। और ए एम शाह की बात की जाए तो इन्होंने भी गुजरात पर अध्ययन किया है और उस अध्ययन से संबंधित जो फैक्ट्स थे उसका जो वर्णन है उन्होंने अपने लेख में किया है। लेख का नाम क्या है? बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया। ठीक है, ये इनका लेख है ए एम शाह का, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स
एक सेकेंड। बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है? मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के एम पाणिकर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार ही किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प डी होगा के एम पाणिकर। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है? बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति भूमिका और गतिशील भूमिका। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात किसके द्वारा की गई थी? रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल पर व्यवस्थित तरीके से बात की थी। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन, ये इनकी पुस्तक है। और एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है भूमिका सकुल, रोल सेट कहलाता है। ठीक है, बहुल भूमिका, मल्टीपल रोल, रोल सेट, स्टेटस सेट, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मर्टन द्वारा दिए गए हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन ने ये सभी अवधारणाएं दी हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये सभी जो क्लासेस हैं इनसे संबंधित स्टेटस एंड रोल की, उसे भी कराया गया, तो सारे कॉन्सेप्ट्स उनमें बताए गए थे। यहाँ अगर शॉर्ट में देखा जाए, मल्टीपल रोल की बात की जाए, बहुल भूमिका की, तो उससे पहले समझना होगा भूमिका सकुल को कि भूमिका सकुल क्या होता है, स्टेटस सेट क्या होता है। तो स्टेटस हम जो रोल सेट है, अगर हम बात करें रोल सेट की, इसी से मिलता जुलता स्टेटस सेट भी होता है परिस्थिति, जो परिस्थिति सकुल है जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए आपको बताया गया था कि व्यक्ति की सिर्फ एक ही भूमिका नहीं होती है, एक जो कुछ भूमिकाएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं, जन्म से मिलती हैं, जिसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। और जो कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसे वो अर्जित करता है। ठीक है, तो जब प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को हम जोड़ देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेटस सेट कहते हैं। यहाँ पर रोल सेट की बात हो रही है, तो एक ही परिस्थिति से संबंधित कई सारी जो भूमिकाएं होती हैं, जब उनका निर्वहन किया जाता है तो उनको ही हम क्या कहेंगे? रोल सेट कहेंगे। ठीक है, रोल सेट कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। मल्टीपल रोल की बात की जाए तो परिस्थिति सकुल के, परिस्थिति सकुल वही बात हो गई जो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति है, सभी को हम इकट्ठा कर लें तो परिस्थिति वो सकुल कहलाएगा। तो परिस्थिति सकुल के जो गतिशील पक्ष होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल रोल कहते हैं। ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्सेप्ट से संबंधित देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोल्डर में चेक करना पड़ेगा। स्टेटस एंड रोल से संबंधित आपको, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित आपको फोल्डर मिलेगा, सारी क्लासेस हैं। अब ज्यादातर प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं कि ये अवधारणा किसकी है, स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, जैसे आप प्रश्न में अभी देख रहे हैं ना, इस तरीके से देख कर पूछते हैं। तो यहाँ पर बी होगा सही। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। ऑप्शंस है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। ठीक है, या फिर ये सभी सही है? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने ही दी है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है किस पुस्तक में दी है, तो पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द बुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, नगरीयता एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, या विभेद किसके द्वारा किया गया है? लुई वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, इन सभी को कराया जा चुका है। ग्रामीण समाज, कृषक समाज, नगरीय समाज, सभी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं। नगरीयता एक जीवन विधि है और नगरीकरण एक प्रक्रिया है। ये जो विभेद है, अंतर है, वो किसके द्वारा किया गया है? लुई वर्थ द्वारा किया गया है।
विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। और नगरीयता से संबंधित इन्होंने 3 विशेषताएं बताई। पहली है विषमता, दूसरी है निर्भरता, विषमता, निर्भरता और दिखावापन। ये नगरीयता से संबंधित विशेषताएं लुई वर्ड द्वारा बताई गई हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैतिक होता है, यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रुप की नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यह आमने सामने पड़ता है, ये नहीं होगा। ये प्राइमरी ग्रुप में देखने को मिलता है ना। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, आभासीय प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने दी है? समनर, रॉबर्टसन, कूले, हिलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आभासीय प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? देखिए यहाँ पर आभासी समूह नहीं है, आभासीय प्राथमिक समूह बोला जा रहा है, तो यहाँ पर यह अवधारणा कूले की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए सोसाइटी में, समाज में प्राथमिक और द्वितीयक समूह के अलावा भी एक समूह ऐसा होता है जिसका निर्माण व्यक्ति कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। और कूले ने जो आभासी प्राथमिक समूह को परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि ये आमने सामने का घनिष्ठ संबंधों द्वारा संगठित समूह होता है, जिसमें उसमें संगठन और विशेष उद्देश्यों के कारण इनका जो आकार होता है इन समूहों का, वो क्या होता है? सीमित आकार होता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेषताएं तो प्राथमिक समूह की पाई जाती हैं और कुछ विशेषताएं द्वितीयक समूह की पाई जाती है। इसे आप याद रखेंगे। आभासीय समूह की अगर अवधारणा पूछी जाए, आभासीय समूह, तो वो अवधारणा बोटोमोर और प्लस जिन्सबर्ग, ये अवधारणा जिन्सबर्ग और बोटोमोर की है। आभासी समूह जिसे क्वाइसी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसमें संगठन का अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है, उसे हम कहते हैं आभासी समूह। संगठन का अभाव, ठीक है, संगठन का अभाव और जागरूकता का जो अभाव है, ये जो 2 लक्षण या विशेषताएं हैं वो आभासी समूह की। जैसे कि बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, उन्हें आभासी समूह हम कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अंतःक्रिया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और जॉनसन, ठीक है, यहाँ पर याद आ रहा है, जॉनसन की बात आती है। जॉनसन ने जो सहयोग पाया जाता है ना, आपसी सहयोग, आपसी सहयोग को समूह के निर्माण का आवश्यक तत्व बताया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। समूह निर्माण का जो आवश्यक तत्व है आपसी सहयोग, किसने बताया है? जॉनसन ने बताया है। नेक्स्ट है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है? जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर के कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बोगार्डस द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनेक संस्कृतियों में कुछ संस्कृतियों के निश्चित सामाजिक संबंधों से एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी या फिर पितृश्वस्ते। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? परिहार व्यवहार कहते हैं। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। जोकिंग रिलेशंस की बात किसने की है? टाइलर ने की है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, जब व्यक्ति की 2 भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रस्तुति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव या फिर रुग्ण भूमिका। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए सही क्या होगा? भूमिका तनाव की अवधारणा और रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर होगा प्रतिभूमिका, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।